नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में 50 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आपको ये प्रश्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। ये प्रश्न सभी हिंदी की परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद की एक कृति है और यह जयशंकर प्रसाद के कामायनी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये प्रसिद्ध उक्ति जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। ये प्रसिद्ध उक्ति भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भारती काव्यकृत के रचयिता कौन है? तो भारत भारती काव्यकृत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। साकेत के लेखक कौन हैं? तो साकेत के लेखक जो हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग दरबारी नामक साहित्यिक कृत निम्नलिखित में से रचयिता की रचना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, श्री लाल शुक्ल। राग दरबारी श्री लाल शुक्ल की कृति है। अगला देखते हैं, बटेश्वर नाथ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बटेश्वर नाथ नामक पुस्तक के लेखक नागार्जुन हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पदावली विद्या पदावली की भाषा क्या है? तो विद्या पदावली की भाषा जो है वो मैथिली भाषा में लिखा गया है और यह रचना विद्यापति की है। चलिए अगला देखते हैं। महाभाष्य नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महाभाष्य नामक ग्रंथ के रचयिता पतंजलि हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन के लेखक मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न, गमन गमन किसकी रचना है? तो गमन जो है वो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। चलिए अगला देखते हैं। पंच परमेश्वर के रचनाकार कौन हैं? पंच परमेश्वर के रचनाकार जो हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचना नहीं है वो है टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। यामा किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। यामा किसकी रचना है? तो यामा महादेवी वर्मा की रचना है। चलिए अगला देखते हैं। गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और इस रचना पर 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए अगला देखते हैं। किस रचना पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये किसने कहा है? तो इसको कहा है महात्मा तुलसीदास जी ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। जयदेव एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो जयदेव जो प्रसिद्ध कवि हैं किस भाषा के? तो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं और इनकी जो बहुत अच्छी रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद ये जयदेव की रचना है, पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? तो काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि जो दी गई है वो मैथिली शरण गुप्त को दिया गया है। अगला देखते हैं। बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता
के प्रति अपने प्रौढ़ भावों को बाड़ी किस कृति में दी है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मधुशाला, मधुशाला में दिया है। चलिए अगला देखते हैं, मैला आंचल किसकी रचना है? तो मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। चलिए अगला देखते हैं, मानस का हंस, मानस का हंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मानस का हंस जो पुस्तक लिखा है वो अमृतलाल नागर ने लिखा है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास किसकी कृति है? मृगनयनी उपन्यास जो कृति है वो है वृंदावन लाल वर्मा की। चलिए अगला देखते हैं, काव्य मीमांसा का रचनाकार व भाषा क्या है? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार और वह भाषा क्या है? तो राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रजत शिखर, रजत शिखर किस कवि के काव्य ग्रंथ का नाम है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पथ। रजत शिखर सुमित्रा नंदन पंत का काव्य नाटक है। चलिए अगला देखते हैं, उसे क्या कहेंगे जिसकी गिनती प्रमुख व्यक्तियों में हो? तो उसे क्या कहेंगे जिसकी गिनती जो प्रमुख व्यक्तियों में हो? तो उसको कहेंगे गणमान्य कहेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उसे क्या कहेंगे जिसके समान दूसरा ना हो? तो उसे क्या कहेंगे? अनुपम कहेंगे, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अगला देखते हैं, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है उसे क्या कहेंगे? तो जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है उसे कुलीन कहा जाता है। अगला देखते हैं, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका जो सही अर्थ होगा उच्च लक्ष्य को छोड़कर साधारण लक्ष्य में शक्ति गंवाना। चलिए अगला देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसार, संसार में कौन सी संधि है? संसार में कौन सी संधि है? तो संसार में जो है वो व्यंजन संधि है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी संधि होगी सम प्लस सार, ठीक, तो बन जाएगा संसार। तो यहाँ व्यंजन संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्जन्म में का संधि बनाना है। तो पुनर्जन्म में जो संधि होगी इन चारों विकल्पों में से जो सही है ऑप्शन ए पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप, पादप का पर्याय है। तो पादप शब्द का पर्यायवाची जो होगा वो इन चारों में वृक्ष होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मोर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इन चारों में मोर शब्द का जो पर्यायवाची है ऑप्शन सी केकी, केकी माने मोर होता है। अगला देखते हैं, अक्ष का पर्यायवाची है। तो अक्ष का पर्यायवाची क्या है? अक्ष का पर्यायवाची होता है आँख। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आत्मा का विलोम क्या होगा? तो भैया आत्मा का विलोम क्या होगा? परमात्मा होगा। अगला देखते हैं, गरल, गरल शब्द का विलोम क्या होगा? गरल माने होता है विष, गरल माने क्या होता है? विष। तो विष का विलोम अमृत होगा। तो अमृत ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो गरल शब्द का सुधा होगा, सुधा, गरल शब्द का सुधा होगा, क्योंकि अमृत शब्द का विलोम विष होता है, तो इसलिए गरल शब्द को यहाँ पर सुधा से मिलाएंगे। तो गरल शब्द का जो विलोम सही रूप से होगा वो सुधा होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला होगा, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग लगाकर संस्कार बनाया गया है। अगला देखते हैं, प्राधीन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो प्राधीन में प्रयुक्त उपसर्ग जो इन चारों होगा वो ऑप्शन ए परधन आधीन, परधन आधीन बराबर पराधीन। अगला देखते हैं,
निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो सु उपसर्ग से निर्मित जो शब्द है वो सुरक्षा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। व्याकरण की रचना डॉट डॉट ने की। तो व्याकरण की रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? इनमें से चारों में से संयुक्त वाक्य ढूंढना है। तो इसमें जो संयुक्त वाक्य होगा ऑप्शन डी होगा। आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश जाएगा। ये और शब्द जोड़ने का काम कर रहा है संयुक्त वाक्य, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। अगला देखते हैं। कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अगला देखते हैं। छत किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है? का और षष्ठी सा से मिलकर छत बनता है। ठीक, अगला देखते हैं। अकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बच्चा जोर से रोता है। यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अधिसूचना कौन जारी करता है? तो अधिसूचना सरकार के द्वारा जारी होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भाषा के खाली स्थान से विचार प्रकट किए गए हैं। तो भाषा के माध्यम से विचार प्रकट किए जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है। नृत्य का तद्भव रूप क्या है? तो नृत्य का तद्भव रूप जो होता है वो नाच होता है। अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द ढूंढना है, वो है 14। 14 आपका तद्भव शब्द है। अगला देखते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है? तो इन चारों में तत्सम जो है चतुष्कोण है। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर 50 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले फिर वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।